करेंगे क्योंकि 1 घंटे की आपकी क्लास रहेगी। समास, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज तो समास का आप अर्थ समझिए। समास का अर्थ पूछा जाता है पेपर में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। कभी कभी पेपर में संक्षेप दे देगा। संक्षेप का मतलब ही होता है, ध्यान से समझना, अपनी बात को संक्षिप्त में कहना, यानी अपनी बात को कम शब्दों या छोटे पदों में कहना। ध्यान से समझना, कम शब्दों में कहना मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, बिल्कुल सभी लोग लाइव रहेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिए। मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, राजा का पुत्र। इसमें आपको 2 पद मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये आपका पहला पद होगा, इसके बाद ये पुत्र जो है ये दूसरा पद है। प्यारे बच्चों, पद उसे कहते हैं जो शब्द के रूप में होता है। शब्द आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपका शब्द है, ध्यान से समझिए, शब्द है आपका क्या, राम। लेकिन अगर मैं कह दूं राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो अब यहां जो राम आपका दिख रहा है ना, ये हो गया पद। यानी जब शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वही पद बन जाता है। जब शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यही पद बन जाता है। अब ध्यान से समझिए, इसमें आपको 2 पद दिखेंगे, एक राजा और दूसरा पुत्र। इन्हीं को संक्षिप्त कर दिया जाए, इन्हीं को अगर छोटा कर दिया जाए तो इसको ही हम अगर संक्षिप्त कर दें, ध्यान से समझना, यही संक्षिप्त करने पर बन जाता है राजपुत्र। यही आपका समासिक रूप है, ध्यान रखना, यही आपका सामासिक रूप है, यही आपका समासिक रूप है। ध्यान रखना, ये आपके समास के विग्रह का रूप है। ध्यान रखना, ये आपका विग्रह रूप है। ये आपका कैसा समास का रूप है, विग्रह रूप है। तो ये समास के बारे में बेसिक चीज थी। हम सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समास को समझेंगे। ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि अब बात किसकी है, सैनिकों की है। क्योंकि आप सभी जानते हैं सैनिक से बढ़ के कोई नहीं होता। बात अब किसकी है, देश के स्वाभिमान की। मेहनत खूब करेंगे, बिल्कुल। स्लाइड बदलने, कलर का प्रॉब्लम आ रहा है, बिल्कुल। चलो बच्चों, मैं स्लाइड चेंज किए ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, व्हाइट स्लाइड पे पढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दिक्कत हो तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड ले रहा हूं, बहुत बेहतरीन, आपको समझ में आएगा। चलिए, तो ये समास का क्या था, समास का था ये आपका एक शाब्दिक अर्थ, और इसको आप क्या समझते हैं। विग्रह रूप हमने समझ लिया, समासिक रूप समझ लिया हमने। इसके बाद बात करेंगे अब समास के भेदों पर, सीधे अपने प्रश्नों पर सीधे प्रहार करेंगे। समास के भेद, प्यारे बच्चों, ये पहली क्लास है। आपको पहली क्लास से ही क्लास की थीम पकड़ लेनी है। महावीर टीम के द्वारा जो बनाया गया कलेक्शन होगा उसको आपको समझना है। महावीर टीम का सीधा नेतृत्व रहेगा मेरे हाथों में, और इसके बाद हिंदी का जो भी आपका मैटर होगा, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो, चाहे जो भी हो, वो सब आपको इस महावीर टीम के द्वारा दिया जाएगा। बिल्कुल सबको मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा। बिल्कुल आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा कि क्या चीज कैसे आपको मिलेगी। बिल्कुल परेशान बिल्कुल मत हो। सभी बच्चे एक बार बेहतरीन तरीके से वीडियो को शेयर जरूर कर दे, क्योंकि अब क्या होगा, अब मचेगा समास का महासंग्राम। बिल्कुल, भारत एक अखंड राष्ट्र है। बच्चे कह रहे हैं भाई कविता सर सुनाते रहिएगा जिससे हमारा जो जोश है वो बढ़ता रहे। तो सुनिएगा, भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.25 अरब की ताकत है। आपकी खुददारी की बातें कर रहा हूं। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.25 अरब की ताकत है। कोई हमको आंख दिखा दे किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। सभी बच्चे लाइव रहेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। याद रखिए, 90 दिनों में आपको मैं हिंदी का एक एक प्रश्न रटा दूंगा, एकदम आपके दिलो दिमाग पे छप जाएगा। बस साथ रहिएगा। मजा तो तब है जब आप एकदम बेहतरीन कमांडो के साथ रहें। बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा, समास के जो भेद हैं वो पहले के समय में यानी प्राचीन समय में मात्र 4 थे। ध्यान रखिएगा, अगर समास के वर्तमान भेद पूछता है तो वर्तमान में समास के भेद जो हैं वो 6 हैं। अगर पूछता है बताओ अर्थ के आधार पर समास के भेद, अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर भी समास के 6 हैं। इसके बाद अगर एक नाम ले लेता है, बताओ भोलानाथ त्रिपाठी के अनुसार समास के भेद, भोलानाथ त्रिपाठी के अनुसार समास के भेद, अनुसार
तो ध्यान रखिएगा इनके अनुसार 4 भेद हैं, क्योंकि ये हिंदी के पारंपरिक एक लेखक हैं। इन्होंने कहा कि समास के वही 4 भेद हैं जो हम लोग प्राचीन समय में मानते थे। अब क्या है, कैसे हैं, इनको जरा समझिएगा। प्राचीन समय में समास के 4 भेद होते थे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच बीच में, मैं आपको टाइम दूंगा। समास के प्राचीन समय में 4 भेद कौन कौन से थे, ध्यान से देखिएगा। पहला आपका आता था प्राचीन समय में अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, भावना को समझिएगा, चीजें आपके दिमाग पे छपती चली जाएंगी, एकदम तुरंत की तुरंत छपती चली जाएंगी। इसके बाद दूसरा आता था द्वंद्व समास, बहुत सरलता से चीजों को समझेंगे। प्राचीन समय में तीसरा आता था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। इसके बाद चौथा आता था प्राचीन समय में बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ध्यान से समझिएगा, बहुब्रीहि समास। तो ये प्राचीन समय में 4 समास थे। इसके बाद जब हमारे आधुनिक लेखक आए तो इनको लगा कि इंग्लिश में तो बहुत सारी चीजें समासिक पदों के रूप में दी होती है और हिंदी में इन्होंने 2 और रूप विस्तृत कर दिए। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का ही उदय किससे हुआ है, तत्पुरुष समास से। तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय समास और द्विगु समास की उत्पत्ति हुई है। ध्यान रखिएगा, इससे ही कर्मधारय, कर्मधारय। इसके बाद दूसरा इसका रूप है द्विगु समास, यानी इन दोनों की उत्पत्ति किससे हुई है, तत्पुरुष समास से। प्यारे बच्चों, पहली चीज क्या थी, समास के भेद। इसके भेद 4 तरीके से आपको याद रखने हैं। प्राचीन समय में पूछा जाए समास के भेद 4, वर्तमान में पूछा जाए तो समास के भेद 6। इसके बाद पूछा जाए अर्थ के आधार पर समास के भेद कितने हैं, 6। भोलानाथ त्रिपाठी के अनुसार समास के भेद तो 4। प्राचीन समय में समास के 4 भेद थे, कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास। आगे चलकर हमारे लेखकों ने तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास और द्विगु समास की और उत्पत्ति कर दी, और उत्पत्ति कर दी। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी बच्चे। बिल्कुल सर, थोड़ा धीरे पढ़िए बेटा, ध्यान से देखिए, बेसिक चीजें हैं, इनको सभी बच्चे जानते हैं, इसलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास का रिवीजन करते रहिएगा। टाइम हमारे पास 90 दिनों का है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसी चैप्टर का तुरंत रिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद अगला चैप्टर, और ऐसे करके अंत तक पहुंचेंगे। फिर इसके बाद आपको हर चैप्टर का पुनः रिवीजन करा के आपको एसएससी जीडी का एक महान कमांडो, बहुत बेहतरीन कमांडो बना दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, मजा तो तब है जीने का जब आग लगी हो सीने में। मजा तो तब है जीने का जब आग लगी हो सीने में। तो अब आग कहां लगी है, हमारे सीनों में लगी है। देश की सुरक्षा की बात है भाई। अब तो हर बच्चा क्या बनेगा, एसएससी जीडी से जाकर कमांडो। इसके बाद जरा देखिएगा, समासिक 2 पद होते हैं, ध्यान रखना। तो पूछा जाए समास के कितने पद होते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा अगली, समास के पद। तो समास के 2 पद होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, ये होता है पहला। इसके बाद दूसरा हिस्सा आता है इसका, इसे उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद, ये इसका दूसरा हिस्सा आता है। ध्यान रखिएगा, जिस पद पर अर्थ का बल पड़ता है, नोट कर लीजिएगा इस बात को, जिस पद पर अर्थ का बल पड़ता है, यानी जब आप समास का विग्रह करेंगे तो जिस पद पर, जैसे अव्ययी भाव समास है, ध्यान से समझिएगा, जैसे कोई पद अव्यय है यानी अव्ययी भाव समास है तो उसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो पहले पद पर ही अर्थ का बल पड़ जाएगा, यानी इसीलिए इसको कहेंगे पूर्व पद। अर्थ का बल पहले पद पर पड़े वो होता है पूर्व पद। इसके बाद उत्तर पद क्या होता है, जब अर्थ का बल दूसरे पद पर पड़ता है। अर्थ का बल दूसरे पद पर पड़ता है, पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, कभी कभी आपको समास पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि दूसरा पद समास का प्रधान है। हाँ, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। तो क्या कह रहे हैं, जब उत्तर पद यानी किसी समास का दूसरा पद क्या हो जाए, प्रधान हो, यानी उस पद पर क्या पड़े, अर्थ का बल पड़ जाए, तो वही होता है हमारा दूसरा पद। इसे उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह समास के पद आते हैं। अब जरा हेडिंग डालकर लिखेंगे समास के विभिन्न स्वरूप। अब पहला विभिन्न स्वरूप में आता है हमारा कौन सा समास,
ध्यान से समझिएगा, चीजों को बहुत सरलता से समझेंगे। समास आपने जीवन में कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा, लेकिन आज भी आपको समास में अगर दिक्कत आती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने के तरीके में, हमारी रणनीति में और हमारी तकनीकी व्यवस्था में आती है। हम अपने दिमाग को उतना ज्यादा तेज नहीं कर पाते। जब हम चीजों को सरलता से कठिन की ओर ले जाते हैं तो हमें तैयार होती, लेकिन अगर हम कठिन से सरल की ओर जाते हैं तो हमें तैयार नहीं होती, क्योंकि हम पहले ही ऊब जाते हैं चीजों को पढ़ते वक्त। तो ध्यान रखिएगा, पहले हम पढ़ेंगे चीजों को सरल सरल, बाद में जाएंगे कठिनता की ओर। अब सरल क्या है? सबसे पहला समास आपका आता है, ध्यान से समझिएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ध्यान से समझिएगा। द्वंद्व समास दुनिया का एकमात्र समास, लाइन को पकड़िएगा, दुनिया का एकमात्र समास जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ध्यान रखना, पहली तो इसकी परिभाषा यही हो गई, जिसके दोनों पद प्रधान हो, यानी उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही पद प्रधान हो। क्या हो? दोनों ही पद प्रधान हो। कई बार पेपर में पूछा गया कि बताओ कौन सा समास है जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास। अंबु सर आपको एक लाइन सुनाया करते हैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो आपका भाला कहां तक जाएगा ये आपको देखना है। ये 90 दिनों की जो आपकी कमांडो बैच की क्लासेज हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि नौकरी तक आपको चलना है या बीच में रास्ता छोड़ देना है। ध्यान रखिएगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल। जो बच्चे कमेंट करके अपनी क्लास के बारे में जान रहे हैं, बिल्कुल कोर्स का लिंक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कहा ना, क्लास के बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लास के बीच में सिर्फ पढ़ाई होगी। और जो बच्चे कह रहे हैं सर ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ध्यान रखिएगा, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौराहों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने को, राजमहल के राज मुकुट के आगे तन कर अड़ने को। उस शिक्षक का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। कोई गलत करे मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। यानी अगर आप कुछ गलत कहेंगे तो मैं आपको कह जरूर दूंगा। ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह दिल खुश हो गया, इतनी अच्छी समझ में आ रही है क्लास। बिल्कुल सभी बच्चों का आपका बिल्कुल धन्यवाद है। ध्यान रखिएगा, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो कैसा होता है? द्वंद्व समास। इसके एग्जाम्पल जब आप देखेंगे ना तो मजा आ जाएगा एकदम। क्या होगा? जैसे भाई बहन, इनमें दोनों ही पद प्रधान हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से पद की प्रधानता है और कौन की नहीं। ध्यान रखना, इसमें पहचान में आप 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। पहचान क्या होती है कि योजक चिन्ह लगा होगा, योजक चिन्ह लगा होगा, यानी दोनों पदों के बीच ये वाला जो साइन है योजक चिन्ह का वो आपको लगा मिलेगा। इसके साथ इसमें बहुत सारे जैसे माता पिता, गुरु शिष्य, इस तरह से आपको मिलेंगे। जब आप इसका विग्रह करेंगे, ध्यान से समझिएगा, अब आप इसका विग्रह देख लीजिए। ये समासिक रूप था, इसके बाद विग्रह रूप इसका क्या हो जाएगा? जैसे भाई बहन है तो भाई बहन का हो जाएगा भाई और बहन। यानी जब विग्रह करेंगे तो और शब्द बीच में जोड़ देंगे। विग्रह करने पर हम क्या लगा देंगे? द्वंद्व समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और लगा देते हैं, यही इसकी पहचान बन जाएगी। इसके बाद दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, जैसे माता पिता तो माता और पिता। राइटिंग पे मेरी मत जाइएगा, लेकिन जो चीजें मैं आपको दे के जाऊंगा, यकीन मानिए एसएससी जीडी में आप पाकिस्तान तक चिल्ला के कहोगे क्या कि मैंने किसी टीचर से हिंदी पढ़ी थी, मैंने किसी टीचर से हिंदी पढ़ी थी। ध्यान रखना, तो ये द्वंद्व समास का टाइप नंबर 1 है। ध्यान रखना, टाइप नंबर 1 है। मेरे एसएससी के कमांडो, एसएससी जीडी के जितने भी सैनिक हैं, सब कुछ बता के जाऊंगा। ये टाइप नंबर 1 है, जब 2 पद दिए हों और आपको समास का विग्रह करना हो। लेकिन मजे की बात तो तब है जब योजक चिन्ह गायब कर देता है, यानी टाइप नंबर 2 द्वंद्व समास। हेडिंग डालिएगा टाइप नंबर 2 द्वंद्व समास। तो आपने पहले से लिख लिया है, तो टाइप 2 क्या कहता है? जब योजक चिन्ह ना दिया जाए, जब योजक चिन्ह ना दिया जाए, यानी योजक चिन्ह गायब हो जाए, बीच में जो ये वाला साइन था ये आपका दिया ही ना जाए।
तब क्या करोगे? जैसे आपके सामने सामासिक रूप किसी समास का लिखा है, धर्माधर्म, धर्म। अब इसका विग्रह रूप आपसे पूछा है, बताओ इसका विग्रह करने पर आप कैसे लिखोगे? तो आप ध्यान से देखिए, इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। मेरी महावीर टीम ने बहुत सारे इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार कर रखे हैं। कल की क्लास में आपको महावीर टीम के द्वारा समास की प्रैक्टिस सीरीज दी जाएगी, कई खंडों में होगी। जैसे टॉप 10 महावीर समास के जो प्रश्न होंगे वो आपको अलग कराए जाएंगे। एसएससी जीडी की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, जिसमें आपके 50 से अधिक समास दिए हुए हैं, यानी 50 से अधिक समासों के प्रश्न दिए हुए हैं, उनको आपको सॉल्व कराया जाएगा। इसके साथ साथ विश्लेषण प्रश्न जो आने की संभावना है उनकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये महावीर टीम के द्वारा तैयार किया गया हर चैप्टर का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा, जो आपको निश्चित ही सफलता के दरवाजे तक ले जाएगा। आपको हिंदी के पेपर में 25 में 25 दिला के रहेगा। ध्यान रखना, 25 में 25, टारगेट ओनली 25 में 25, टारगेट ओनली 25 में 25। और आप सब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा हाउ इज द जोश, जल्दी से बताइएगा हाउ इज द जोश। सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये जोश जो है ना ठंडा नहीं होना चाहिए। जिस दिन ठंडा हो गया उस दिन चले जाएंगे। ध्यान रखना, धर्माधर्म क्या कहता है। और हां, जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को बेहतरीन शेयर करिए, क्योंकि यहां पर स्क्रीन पर 536 नहीं 1K के प्लस दिखना चाहिए। आ जाइए दूसरा, जैसे मान लीजिए हमारी जो महावीर टीम ने तैयार किया है वो प्रश्न आपके सामने है, शुभाशुभ। अब इसका अगर आपसे कोई कहे कि सर बताइए विग्रह करके, तो जल्दी से ध्यान रखिए, महावीर टीम के द्वारा ये सारे प्रश्न तैयार किए गए हैं, जिसमें आपको शुभ और अशुभ के रूप में इसका आप विग्रह कर देंगे। शुभ और अशुभ ढेरों प्रश्न है। ये टाइप नंबर 2 है, जब योजक चिन्ह ना दिया जाए और द्वंद्व समास पूछ लिया जाए। कहेगा बताओ धर्माधर्म में कौन सा समास है, तो आप सब बता पाओगे कि सर द्वंद्व समास है। सर क्या समास है? द्वंद्व समास है। शुभाशुभ में कौन सा समास है? सर द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह नहीं दिया होता। और द्वंद्व का टाइप नंबर 2 कहता है कि अगर योजक चिन्ह ना भी दिया जाए, योजक चिन्ह ना भी दिया जाए मेरे प्यारे लड्डुओं, तो आप बता पाओगे कि ये भाई द्वंद्व समास है, क्योंकि इसका अगर विग्रह करेंगे तो शुभ और अशुभ होगा। ध्यान रखना, पढ़ोगे नहीं तो लड्डू फेंक के यहीं से मारूंगा, यहीं से लड्डू फेंक के मारूंगा, आपके घर पर आकर आपकी मम्मी से शिकायत करूंगा। ध्यान रखना, इसलिए बेहतरीन तरीके से मेहनत करना, बेहतरीन तरीके से। फिर इसके बाद में आता है द्वंद्व का टाइप नंबर 3, सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, टाइप 3 क्या कहता है? जब, ध्यान से समझना, जब 2 से अधिक पद हों, 2 से अधिक पद हों, तब कौन सा समास होगा? ध्यान रखना, समासों में एकमात्र समास, ऐसे भी पूछ सकता है बताओ समास में वो कौन सा समास है जिसमें 2 से अधिक पद होते हैं। बाकी पांचों समास में 2 ही पद होंगे, 2 ही पद होंगे, चाहे वो कोई भी समास हो, चाहे कितने भी समास हो। अभी मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरा समास का कलेवर आपके सामने रखूंगा, उसमें आप ढूंढ लेना, कोई भी ऐसा समास नहीं मिलेगा जिसमें 2 से अधिक पद हो। पांचों में नहीं मिलेंगे, 5 समास में नहीं मिलेंगे, सिर्फ द्वंद्व समास है जिसमें 2 से अधिक पद मिलेंगे। सीधा प्रश्न पेपर में छपेगा कि बताओ वो कौन सा समास है जिसमें 2 से अधिक पद होते हैं, तो एकमात्र समास द्वंद्व समास। ध्यान से समझिएगा। क्या बच्चे कमेंट कुछ दिक्कत हो रही? सुधीश तूफान कह रहे हैं बिल्कुल सभी बच्चों का सर स्क्रीनशॉट ले लेने दिया करिए। बिल्कुल आपको पीडीएफ मिलेगी प्यारे बच्चों, अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसी आप फिनिक्स के अगर यूट्यूब चैनल के नीचे आपको एक लिंक दिया जाएगा जिससे आपको सीधे पीडीएफ मिल जाएगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करिए। बिल्कुल आगे से ध्यान रखूंगा, स्क्रीनशॉट आपको जरूर दिलाऊंगा। फिर इसके बाद में प्यारे बच्चों घबराना किसी से नहीं है, डरना किसी से नहीं है, ना ही अपने आप से और ना ही अपने पड़ोसियों से और ना ही अपने एग्जाम से। और डरना तो हमें पाकिस्तान से नहीं है,
क्योंकि हम नहीं डरते किसी से, हम एक देश के बहादुर सैनिक हैं। ध्यान रखिएगा, अपनी तुलना हमेशा सूर्य से करिएगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश हमेशा देता है, कभी किसी से लेता नहीं है। ध्यान रखना, आप हमेशा दीजिएगा और पाकिस्तान को भी दीजिएगा। ध्यान से सुनिए, आपकी खुददारी की फिर 4 पंक्तियां देता हूं कि हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। छोटे छोटे लोगों से अपने संकट का हल मत पूछो, हर संकट का हल मत पूछो अपने आसमान के तारों से। सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पढ़ाई के इस दौर में जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंड दान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तौलो, सोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जैनात करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। आप सभी को यह काम करना है और इसीलिए मैं आपके सामने एक सैनिक के कमांडो की भूमिका में खड़ा हूं। आप सबको कमांडो बनाना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, हमारा पूरा जीवन इसके लिए समर्पित है। ध्यान रखिएगा, आपको कमांडो बनाना ही हमारा लक्ष्य होगा। आ जाइए जल्दी से। तो जब 2 से अधिक पद दिए जाएं तो वहां कौन सा समास होगा, याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा द्वंद्व समास। कैसे आएंगे पद, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखता हूं, लाल बाल और पाल, लाल बाल और इसके बाद योजक चिन्ह लगा के पाल। पेपर में ऐसे ही छप जाएगा, बताओ इसमें कौन सा समास है। योजक चिन्ह लगाकर दे देगा, कहेगा बताओ इसमें कौन सा समास है। पहली तो पकड़ यही हो जाएगी कि इसमें योजक चिन्ह दे दिया जाएगा। योजक चिन्ह से हम पहचानेंगे, अगर भूल भी जाए तो, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है दाल रोटी, उसमें होता है द्वंद्व, माता पिता में होता है द्वंद्व, भाई बहन में होता है, 2 ही पद होते हैं, लेकिन यहां तो 3 दे दिए, लाल बाल पाल। और लाल बाल पाल इतिहास में तीनों हमारे कौन थे, तो ध्यान रखना, आप सबको इतिहास का एक प्रश्न बता रहा हूं। ये हमारे उग्रवादी दौर के सबसे बेहतरीन नेता थे, इन्हीं के नाम से ये युग जाना जाता था। 1905 से लेकर 1920 का राष्ट्रीय आंदोलन इन्होंने ही नेतृत्व किया है। ध्यान रखना, 1905 से लेकर 1920 में जो उग्रवादी आंदोलन चला, इसके पहले उदारवादी चलते थे, जिनमें सचिन सान्याल, दादा भाई नौरोजी ये सभी आते थे, लेकिन ये उग्रवादी दौर था। उग्रवादी दौर के ये नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, आप सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद ध्यान रखना, इसमें लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत, लाला लाजपत, इसमें गंगाधर तिलक आते थे, बाल गंगाधर तिलक। और इसके बाद विपिन चंद्र पाल, इन्हें बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता था। बंगाल में तिलक का सैनिक कहते थे विपिन चंद्र पाल को। भाई सब कुछ सिखा के जाऊंगा, ध्यान रखना, लेकिन हिंदी की क्लास है। ये आपको यहां क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा हिंदी में समास का संग्राम। लाल बाल पाल में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास। कैसे पूछेगा प्रश्न, आप इसका विग्रह कर सकते हैं, लाल कौमा बाल और पाल, और पाल। ध्यान रखिएगा, ये इसका विग्रह रूप है। विग्रह रूप क्या है, लाल बाल और पाल, बिल्कुल लाल बाल और पाल। देखिए जितने लोग देख रहे हैं उतनों में भी अभी लाइक नहीं कर रहे। भाई लाइक करते रहो, मजा तो तभी आएगा, पता तो चले पाकिस्तान को कि हमारी क्लास एक हिंदी की चलती है, जिसमें इतने बच्चे लगातार लाइव रहते हैं। और लाइक का बटन देखकर तो उसके दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे, क्योंकि इतने सारे एक साथ कमांडो, इतने सारे एक साथ फौजी एक मंच पर खड़े हैं, तो वैसे ही उसकी धूल उड़ने वाली है। एक प्रांत को तो हम ऐसे ही जीत लाएंगे, क्योंकि हम सब ने कितने बार उसे पराजित किया है, 3 बार उसको उसकी औकात दिखाई। लेकिन आज क्या है, आज फिर से मौका है आपको फौजी बनने का। और जब भी वो आंख उठाए तो इस बार आंख दिखाना मत, फोड़ देना, क्योंकि हमने अपने बहुत सैनिक खो दिए। हमने अपनी माताओं के, अपने बहनों के बहुत सारी हाथ वो खो दिए जिनमें वो राखी बांधती थी। ध्यान रखना, तो आप सबको उनकी आन है। तो ये तीसरा आता था। इसमें एक और एग्जांपल देखिएगा जो हमारी महावीर टीम के द्वारा दिया गया, वो क्या है, रोटी कपड़ा इसके साथ मकान। ये आप नारा सुनते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, इसको आप अगर विग्रह रूप में लिखकर देखें तो क्या होगा, रोटी कौमा कपड़ा और मकान। पढ़ते तो आप बहुत हैं, हिंदी हर जगह पढ़ी होगी, लेकिन इस बार हिंदी का संग्राम हो रहा है और कल होगा इसका महासंग्राम जब प्रैक्टिस करेंगे। आज पढ़ लो भाई, पढ़ लो, मेरे लड्डुओं ने तो बहुत मारूंगा। ध्यान रखना, रोटी कपड़ा और मकान। इसके बाद अब देखो द्वंद्व समास हमारा क्लियर हो गया। इसके 3 टाइप थे, इसके शॉर्ट ले लो जल्दी से, जिसको लेना है जल्दी से लो। ये टाइप 3 है, पेपर में छप जाएगा, तो
तो हमारे बच्चे क्या कर देंगे, उड़ा देंगे एकदम। बिल्कुल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे पूछ रहे हैं सर आप कहां से हो? बेटा मैं चंद्रशेखर आजाद की भूमि से हूं। चंद्रशेखर आजाद की भूमि उन्नाव, और किसी दिन ना चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, मजा आ जाएगा। एक बार जल्दी से सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ध्यान से देखना, समास के हमने द्वंद्व समास को पढ़ लिया, सबसे सरल समास था, निपटा दिया। इसके बाद बारी आती है दूसरे समास की, जिसे हम द्विगु समास के नाम से जानते हैं। सरल सरल पहले पढ़िए, क्योंकि पढ़ना क्या है, सब कुछ है, लेकिन दिमाग पे पहले वो लाइन तो छप जाए, पहले हमारे दिमाग में भगवान नाम का नाम तो गूंज जाए, उसके बाद तो हम लंका तक जीत लाए हैं। हमारे दिमाग में पहले राम का नाम आना चाहिए। ध्यान रखना, द्विगु समास क्या कहता है? द्विगु समास यानी इसमें आपको संख्यावाचक पहला पद दे देगा। संख्यावाचक कौन सा? पहला पद। पहला पद संख्यावाचक, ध्यान से समझिए, पहला पद संख्यावाचक। इसके बाद पूछा जाता है बताओ द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दूसरा पद प्रधान। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, सब कुछ बताऊंगा। द्वंद्व समास एकमात्र ऐसा समास है, नोट कर लीजिएगा, द्वंद्व समास एकमात्र ऐसा समास था पीछे वाला जिसके दोनों पद प्रधान थे, और द्विगु समास एकमात्र ऐसा समास है, एकमात्र नहीं, इसके 3 समास हैं, ध्यान रखिएगा, जिसके दूसरे पद हैं। द्विगु समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय, 3 हैं जिनके 2 पद, दूसरा पद प्रधान होता है। नोट कर लीजिएगा, चीजें ऐसे ही याद कर लीजिएगा। 3 समास हैं, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। पहली क्लास है, ध्यान से समझिएगा, चीजें जितनी अच्छी पढ़ पाएंगे उतने ही आगे हम रिजल्ट दे पाएंगे। दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद गौण होता है, यानी उसकी कोई प्रधानता नहीं होती। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप सबने देखा होगा त्रिभुज। त्रिभुज, इसमें ध्यान से समझिए, अगर इसका आप विग्रह करें, यह समासिक रूप है, इसका विग्रह रूप अगर आप देखें तो आप क्या कहेंगे? विग्रह रूप। विग्रह रूप क्या कहेगा? विग्रह रूप कहेगा 3 भुजाओं का समूह। 3 भुजाओं का समूह। 3 भुजाओं का समूह क्या होता है? त्रिभुज। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल भी दे देते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें हमारी महावीर टीम का, तो पंचवटी। पंचवटी महावीर टीम ने, याद रखिएगा, बहुत कुछ दिया है आपके लिए। जब आपको एक दिन महावीर टीम के सारे सदस्यों से मिलाऊंगा ना, दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत है, इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत स्लाइड तैयार हुई है, वो काम किया है हमारी टीम ने। पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, 5 वृक्षों का समूह। समूह, तो इस तरह करके द्विगु समास हो गया, पूरी कहानी खत्म हो गई। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक हो कौन सा पद? पहला पद। ध्यान से देखिए, इसका पहला पद संख्यावाचक आपको दिख भी रहा है, ये देखिए पहला पद 3, 5 ऐसे करके पहला पद संख्यावाचक दिख जाए तो कहीं सोचना विचारना नहीं, द्विगु समास, बात हो गई खत्म। 2 समास को हमने बहुत आसानी से पढ़ लिया। बिल्कुल सभी बच्चों को धन्यवाद सर, आप बहुत गजब का पढ़ाते हैं। बिल्कुल सभी लोग एक बार बेहतरीन तरीके, ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर करिए, मजा आना चाहिए, ये आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि बार बार आपको ध्यान रखना है, याद छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक हम पास नहीं करेंगे जीडी। इसके बाद तीसरा समास हमारा आता है बहुब्रीहि समास। बहुत सरल सरल चीजों को हम पहले देखेंगे, इसके बाद बचेगा कुछ भी नहीं। दुनिया का कोई भी हिंदी का एग्जाम जिसमें समास पूछा जाता हो, ये दावा सिर्फ मैं करता हूं कि कोई भी एग्जाम जहां दुनिया में हिंदी में समास पूछा जाता हो, क्लास पढ़ने के बाद दे आना, कोई भी बुक उठाकर देख लेना, 50 बुक पढ़ी मैंने, उनमें भी अगर आपको कोई भी प्रश्न, ध्यान रखना टाइप 3 जो है ना समास का, टाइप 3 बहुत कम जगहों पर मिलता है। टाइप 3 समास का जिसमें द्वंद्व वाले में बहुत कम जगह मिलता है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है इसलिए ध्यान रखेंगे। बहुब्रीहि समास क्या कहता है, ध्यान से समझना। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास जिसके दोनों ही पद अप्रधान हो, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दोनों पद क्या हो? दोनों पद अप्रधान। दोनों पद अप्रधान। अब जरा देखिएगा, दोनों ही पद अप्रधान। अच्छा, प्रधान और अप्रधान की जो श्रृंखला है ना, उसको एक अलग पेज में हम लोग समझ लेते हैं। पहले सब कुछ समझ लेते हैं, प्रधान और अप्रधान, फिर बहुब्रीहि पे आते हैं। ध्यान से समझना। प्रधान, अब जरा देखिएगा, आपने द्वंद्व समास से शुरू किया था। द्वंद्व, द्वंद्व का क्या था? आपको बताया गया दोनों पद प्रधान। ये
इसके बहुत सारे बच्चों प्रश्न पूछे गए और मुझे पता है जो आपके फायदे का होगा, जो आपके भले का होगा, मैं वही पढ़ाऊंगा। तो पहले एक बार द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं, समझ गए। इसके बाद हमने पढ़ा था दिगु, ध्यान रखना दिगु, दिगु समास का दूसरा पद प्रधान था, दूसरा पद प्रधान। इसके बाद द्विगु से ध्यान रखिएगा, द्विगु से के साथ कर्मधारय भी आता है जिसका दूसरा पद प्रधान, ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्योंकि इन दोनों समास की उत्पत्ति किससे हुई थी, इन दोनों समास की उत्पत्ति हुई थी तत्पुरुष से, तो तत्पुरुष समास का भी दूसरा ही पद प्रधान। तो ये तीन समास हैं, ये तीन समास आपके सामने लिखे हैं, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष, जिसका दूसरा ही पद प्रधान होता है, दूसरा ही पद प्रमुख होता है, दूसरा ही पद अर्थ पर बल मारेगा। ये बातें नोट कर लेना। तो इस तरह करके हमने चार समासों के प्रथम द्वितीय जो पद प्रधान थे वो समझ लिए। इसके बाद अब बारी आती है बहुव्रीहि समास की, जिसे हमने अभी लिखा है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसके दोनों ही पद क्या होते हैं, दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान। इसके बाद बारी किसकी आती है, इसके बाद आती है अव्ययी भाव की। ध्यान से समझना, सबका प्रधान और अप्रधान हम समझा देंगे। अव्ययी भाव समास, इसका पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान, पहला प्रधान तो दूसरा अप्रधान, यानी जो अर्थ पर बल नहीं मारेगा उसे अप्रधान कहेंगे, और दूसरा पल अप्रधान। ध्यान रखना, कभी प्रश्न मान लीजिए उल्टा पूछ ले, मान ले उल्टा पूछ ले, बताओ वो कौन सा समास है जिसका दूसरा पद क्या होता है, अप्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास, सब कुछ लिखना, दूसरा पद अप्रधान, दूसरा पद अप्रधान, बात हो गई खत्म। तत्पुरुष समास में अगर आपसे पूछे बताओ इसका कौन सा पद प्रधान, तो दूसरा पद प्रधान, पहला पद इसमें अव्ययी में प्रधान होता है, ध्यान रखना। इसके बाद दोनों पद दुनिया का एकमात्र समास द्वंद्व जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास दुनिया का एकमात्र समास जिसके दोनों ही पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। प्रश्न तो मजेदार अब पूछा जाएगा, बताओ द्वंद्व का उल्टा क्या होता है। कई बार पेपर में सीधे टपका है और ऐसे ही टपकेगा, द्वंद्व का उल्टा क्या हो गया, जिसके दोनों पद प्रधान द्वंद्व, जिसके दोनों पद अप्रधान, वो क्या हो गया, बहुव्रीहि। बताओ प्रधान और अप्रधान में अब कभी दिक्कत होगी, अब कभी दिक्कत होगी, जल्दी से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो और अपने मन मुताबिक जाकर के ताश देना जाके पेपर में। अगर प्रधान अप्रधान में दुनिया का कोई भी प्रश्न गलत हो जाए तो बताना कि बच्चों, क्योंकि सब कुछ आपके सामने, समझाने का बेहतरीन तरीका बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल। जल्दी से सभी लोग जल्दी से क्या कर दो, जल्दी से एक बार क्या कर दो, जल्दी से टाँच लो, जल्दी से हो गया, बिल्कुल। अब देखो हम बहुव्रीहि समास समझ रहे थे, बहुव्रीहि समास हमारा हेडिंग पड़ी थी, ध्यान रखना। बहुव्रीहि समास जिसके दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान। इसके बाद दूसरा प्रश्न यही से बन गया, बताओ बहुव्रीहि का उल्टा क्या होता है, बहुव्रीहि समास का उल्टा समास, बहुव्रीहि समास का उल्टा। ये पेपर में छपा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखना द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थ का बल किसी तीसरे पद पर पड़ता है, यानी दोनों पद जो दिए होंगे उन पर कोई मतलब नहीं, उनसे मतलब ही नहीं। यानी अगर आप ध्यान से देखें, अगर भारत और चीन का युद्ध होता है ना, मान लीजिए अगर कभी हो गया, वैसे वो 2-3 बार हमसे हार चुका है, गलवान में भी हमने उसको क्या दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था, ध्यान रखना। तो इस तरह करके अगर कभी मान लो होता है ना, तो कौन कौन से देश अप्रधान की भूमिका में रहेंगे, एक तो भूटान रहेगा, वो हमारे सहारे चल रहा है, हमारा एकदम भाई भाई है, इसके साथ म्यांमार है, ये भी साइलेंट रहेगा। तो इन दो देशों से हमें कोई दिक्कत नहीं, नेपाल भी थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा, ध्यान रखना।
समझा के जाऊंगा। वीणा पाणी यानी वीणा जिसके हाथ में है, वीणा जिसके हाथ में है। अब आपको लगेगा किसके हाथ में, एक प्रश्न उठ जाएगा मन में, तो अर्थात यहां पर आपको अर्थात का उत्तर देना पड़ेगा। आपको समझ आ जाएगा कि मां सरस्वती की बात कर रहा है, जिनके कारण हमें ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान की देवी सरस्वती की बात कर रहा है। यानी यहां वीणा जिसके हाथ में अर्थात मां सरस्वती की। यहां ध्यान से देखिएगा, पहला पद यहां पर था, पहला पद वीणा था और दूसरा पद था हाथ, यानी दूसरा पद कौन सा था, हाथ। तो दोनों भी पद क्या है, अप्रधान है। पता ही नहीं चल रहा प्रधानता किसकी है। वीणा भी एक पद बन गया, हाथ भी एक पद बन गया, दोनों ही बराबर के लग रहे, बैलेंस लग रहे हैं। लेकिन यहां पर जब अर्थ निकालेंगे तो कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, यानी कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो पूछा जाए कि कौन सा समास है जिसका कोई तीसरा पद प्रधान है, तीसरा पद प्रधान होता है। तो ध्यान रखना, यानी इसमें कोई तीसरा आकर के पद नहीं कहेंगे, इसको तीसरा अर्थ देता है, तीसरा प्रधान होता है। कोई भी चीज हो सकती है, ध्यान रखना, उसको पेपर में लिख के नहीं देगा, वो आपको निकालनी है। अगर लिख के दे देता तो फिर आपको पता है कि द्वंद्व समास का टाइप नंबर 3 बन जाता, द्वंद्व समास का टाइप नंबर 3 बन जाता। बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल इसी तरह से बेहतरीन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखिए, बहुब्रीहि समास को हमने समझ लिया, द्वंद्व को समझ लिया। अच्छा बच्चे कह रहे हैं और एग्जाम्पल दे दो, देख लो। अच्छा पंचानन, बिल्कुल सब कुछ समझाऊंगा। अभी तो महावीर टीम का आपके पास स्ट्राइक पहुंचा ही नहीं है। महावीर टीम जिससे वह आएगी ना मैदान में, अपनी सीरीज लेकर धुआं धुआं कर देगी। पंचानन यानी 5 आनन है, यानी 5 सिर हैं जिसके, 5 सिर हैं जिसके, अर्थात आपको पता है हमारे महावीर जी यानी हनुमान स्वामी, आप सबको पता है हनुमान जी, हनुमान जी, बिल्कुल हनुमान जी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल हनुमान जी हैं हमारे क्या, पंचमुखी, यानी जिनके 5 आनन है। इसी में 10 आनन, जिसके 10 आनन होते हैं। बिल्कुल सभी लोग, बिल्कुल 10 आनन में द्विगु या बहुब्रीहि दोनों की बातें समझा दीजिए सर। बिल्कुल जरा देख लीजिए, अब अगर बात आपने कर दी है जरा देखिएगा। बच्चे कह रहे हैं 10 आनन को समझा दो। 10 आनन ध्यान से समझना, 10 आनन, 10 आनन यानी 10 आनन यानी सिर है जिसके, अर्थात में समझिएगा, बहुत मजेदार चीज है क्योंकि बात अब आ गई प्रतिष्ठा पर, अर्थात रावण यानी लंकेश, रावण। ध्यान से समझना, ये रावण की बात कर रहा है 10 आनन में। अब जरा देखना, इसके बाद अगर ये द्विगु समास होता, मान लीजिए बच्चे ने कह दिया इसको, ये तो बहुब्रीहि वाला हो गया आपका सिस्टम, इधर वाला बहुब्रीहि। प्रैक्टिस बैच है, इसमें आपको मैं नोट नहीं कराऊंगा, इसमें आपको सिर्फ समझना है, चीजों को अपने आप से नोट करना है। पीडीएफ मिलेगी, उससे नोट कर लेना। बिल्कुल सब कुछ आपको, अगर सब कुछ लेना है, बेसिक से एकदम पढ़ना है, तो हमारा जो कमांडो प्रो बैच है, जो स्टडी पाई ऐप पर मात्र 26 तारीख तक आपको सिर्फ 500 में मिलेगा। इसके बाद अगर खरीदोगे फिर पूरा 999 का है। फिर मत कहना कि बहुत महंगा, बहुत सस्ता किया है, ध्यान रखना। इसके बाद 10 आनन जो है ना, 10 आनन ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप कह दें सर द्विगु होगा, द्विगु, तो बिल्कुल 10 आनन है जिसके, 10 आनन यानी 10 आनन का समूह, क्योंकि हम जब द्विगु पढ़ते हैं तो वहां समूह लगा देते हैं। बात को समझना कितनी नजदीकी की बात है, ध्यान रखना। तो ये बन जाता है द्विगु। लेकिन ध्यान रखना, प्रश्न यहीं पर बनता है कि बताओ समासों का राजा किसे कहते हैं। ध्यान रखना, समासों का राजा, प्रश्न कई बार पूछा गया, बताओ समासों का राजा। तो समासों का राजा कौन होता है? समासों का राजा बहुब्रीहि को कहते हैं। लिख लो, छाप लो ऐसे ही, समासों का राजा क्या है मेरे प्यारे लड्डुओं, मेरे प्यारे बच्चों, समास का राजा बहुब्रीहि को कहते हैं। समास का राजा जब बहुब्रीहि को कहेंगे तो ध्यान रखना, अगर कभी लड़ाई होती है राजा और प्रजा के बीच, ये द्विगु युग सब क्या है, प्रजा है, तो राजा और प्रजा में लड़ाई होगी, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों कौन जीतेगा? राजा, क्योंकि शक्तिशाली सारी पावर किसके पास है? राजा। अगर ऑप्शन में 10 आनन, पंचानन, इन सब के लिए अगर दिया जाए ऑप्शन में द्विगु और बहुब्रीहि, तो हमेशा बहुब्रीहि टिक करना, बहुब्रीहि टिक करना, बहुब्रीहि टिक करना, बहुब्रीहि टिक करना। ध्यान रखना जब भी ऑप्शन में दोनों हो, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ भी निकलता है। जब आप 10 आनन को देखेंगे तो 10 आनन है जिसके, अर्थात आपको रावण का बोध हो जाएगा। कोई तीसरा
है, वहीं पर क्या होती है, रुक जाती है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, चाहे वो दशानन हो चाहे वो पंचानन हो। पंचानन यानी 5 आनन है जिसके, अर्थात हनुमान जी इसमें भी तो संख्या है 5 की और इसमें 10 की। तो आप बता पाओगे कि द्विगु और बहुब्रीहि में जब झगड़ा हो जाए तो जीतेगा समासों का राजा, यानी हमारा बहुब्रीहि। बात समझ में आई कि नहीं? जिन बच्चों को द्विगु और बहुब्रीहि में दिक्कत थी ना, बिल्कुल समझ में आया। देखिए बच्चे कह रहे हैं, आदित्य राव यादव कह रहे हैं सर लंबोदर तो लंबा है जिसका उदर, अर्थात पेट किसका लंबा है, हमारे देवताओं में कौन, हमारे गणपति बप्पा। गणेश जी लंबा पेट है जिनका, अर्थात गणेश जी, उन्हें हम कहेंगे लंबोदर। बहुब्रीहि समास होगा इसमें भी, बिल्कुल। फिर इसके बाद अब बात आती है किसकी, अब बात आती है अव्ययी भाव समास की। सरल सरल चीजों को समझिए, कठिन को हम एक साथ निपटा देंगे। ध्यान रखना, बचेगा कुछ भी नहीं, बचेगा कुछ भी नहीं। अब बात आती है किसकी, अव्ययी भाव की। एकदम सरल समास है, ध्यान रखना। इसका पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय, यानी अव्यय वो होगा जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिंग वचन सब कुछ पढ़ाऊंगा, लिंग वचन कारक ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बिना तो आप आगे के चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। लिंग वचन कारक क्या कहते हैं, ध्यान रखना। लिंग वचन कारक पर, यानी अव्यय वो होते हैं जो लिंग वचन कारक पर अपने प्रभाव ना डालें, प्रभाव ना डाले, उन्हें हम कहेंगे अव्यय। बच्चों नोट कर लो, अव्यय क्या होते हैं, जो लिंग वचन कारक पर प्रभाव नहीं डालते, उन्हें हम क्या कहेंगे, अव्यय। इसके बाद देखना, पहला पद अव्यय होता है, साथ ही साथ पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है किसका, अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होगा, नोट कर लो, ऐसे ही आएगा पेपर में। इसके साथ एकमात्र आपको समास ऐसा मिलेगा जिसमें उपसर्ग लगा मिल जाए, उपसर्ग मिल जाए, समझ लो उपसर्ग मिल गया। तो उपसर्ग अगर है पहले पद में, ध्यान रखना, क्योंकि उपसर्ग पहले ही आता है, तो पहले पद में उपसर्ग मिल जाए तो समझ लेना कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद उपसर्ग बन जाता है। तो अब जरा इसके एग्जांपल देखना, कुछ उपसर्ग लिख लो, कैसे आएंगे आपके सामने, जैसे यथा है, इसके बाद प्रति है, इसके बाद नी है, इसके बाद निर है, इसके बाद सत है, ये सभी उपसर्ग आते हैं। ध्यान रखना, इनके लगने पर पहला पद हमारा क्या हो जाता है, अव्यय हो जाता है। और इस अव्यय का कोई भी लिंग वचन कारक के साथ संबंध नहीं होता, प्रभाव नहीं डालते वो सब, इसलिए इसका पहला ही पद प्रधान माना जाता है। एग्जाम्पल में नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल इसके क्या हैं, जैसे आपके सामने लिख दे कभी, यथाशक्ति, बताओ इसमें कौन सा समास है। जब आप विग्रह करोगे तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। फिर इसके बाद में दूसरा आता है प्रत्येक, प्रत्येक में बताओ कौन सा होगा, तो प्रति एक या एक एक की बात करेगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। इसके बाद हमारी महावीर टीम के प्रश्न आपको कल मिलेंगे, बहुत सारे हैं, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में अब बात आती है अब बात आती है हमारे किस पर, अब बात आती है हमारे किस पर, कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, दो अभी बचे हैं, निपटा देंगे बिल्कुल। इसके बाद बारी आती है कर्मधारय की, क्योंकि ये तत्पुरुष का अंग है। तत्पुरुष के दो अंग थे, यानी तत्पुरुष के दो अंग दिग् और कर्मधारय, दोनों में क्या होगा, दोनों में क्या होगा, दोनों में पद कौन से प्रधान होंगे, दोनों में पद प्रधान होंगे दूसरे। तो कर्मधारय में दूसरा पद, दूसरा पद प्रधान, बात हो गई खत्म। इसके बाद ध्यान रखना, 9 बजे से आपकी अभी जीएस की क्लास भी आएगी। 9 बजे से आपके जीएस का कलेक्शन तांडव मचाना है, उसमें भी मजा आ जाएगा। हिंदी में तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ेंगे। ध्यान रखना, कर्मधारय समास क्या कहता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अब इसके बाद में इसके और क्या विशेषताएं होती हैं, ध्यान रखना, इसमें उपमेय उपमान की विशेषता मिलेगी। उपमेय और उपमान का बोध होगा, उपमेय और उपमान का बोध होगा, यानी एक विशेषण होगा और एक विशेष होगा। उपमान मतलब विशेष, और इसके बाद उपमेय मतलब विश्लेषण, विशेषण। ध्यान रखना, विशेषण विशेष का बोध, यानी उपमेय उपमान का बोध भी कर्मधारय में होता है। अब इसके बाद जब बात करेंगे, बिल्कुल सभी के कमेंट मिल रहे हैं बच्चों, कमेंट पे
सर तेज पढ़ा रहे। बच्चों अगर तेज नहीं पढ़ोगे ना तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। ये क्लास रिवाइज करने के लिए, रिवाइज करो पहली क्लास में, अगली क्लास में आकर महासंग्राम खेलना। किसके साथ? प्रश्नों के साथ। एक बार रिवाइज तो करो। सभी लोग एक बार लाइक करो जल्दी से और शेयर भी करना। ध्यान रखना, एक बार रिवाइज करो, उसके बाद क्या करो, कल महासंग्राम खेलेंगे प्रश्नों के साथ। इस क्लास में आपको नोट नहीं करना कुछ भी, नोट तो आप पीडीएफ से कर लोगे। एक बार बैठ जाओ, ऐसे फोन आप अपनी स्क्रीन के सामने रख लो और बस समझते जाओ। जो चीज मैं कह रहा हूं वैसे टिकटो छापते जाना, समझते जाना दिमाग में, बाद में सब कुछ नोट कर लेना। जिसने समझ लिया, जिसने दिमाग में बात बिठा ली ना, उसको सब याद रहेगा। लेकिन अगर चीजें समझोगे नहीं ना तो मजा नहीं आएगा। ध्यान रखना। इसके बाद अब बात आती है हमारे द्वंद्व समास, इसकी कर्मधारय समास की। मजा यार ऐसे मजा नहीं आता, ध्यान रखना बिल्कुल। अब जैसे मान लो आपके सामने इसके एग्जाम्पल दे दे। एग्जाम्पल क्या आपके सामने है? पीतांबर जैसे। ध्यान से समझना, पीतांबर पीला अंबर है जिसका, ध्यान से समझना। अब जरा देखना, पीला यानी ये आपका क्या हो गया? विशेषण। अब बच्चे कहेंगे इसमें सर बहुव्रीहि भी होगा। बिल्कुल, लड़ाई जब हो जाए राजा के साथ तो जीतेगा बहुव्रीहि, लेकिन अगर नहीं है तो कर्मधारय। बहुत सारे एग्जांपल आपको देना है। पीला और अंबर क्या हो गया? विशेष्य, यानी ये हो गया करीब करीब संज्ञा की तरह विशेष्य और ये हो गया विशेषण की तरह। तो पीला अंबर है जिसका, अर्थात अगर बहुव्रीहि समास में होते तो टिक करते बहुव्रीहि को, अगर ऑप्शन में दिया होता, लेकिन कर्मधारय की बात है। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है। जैसे आपके सामने लिख दे नीलकंठ, इसके एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलेंगे। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव जी की बात करेगा। इसके बाद अगर कह दे नीलकमल, ध्यान से समझना, नीलकमल तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, वो क्या हो जाएगा? है जो मिल गया, कमल हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया? कर्मधारय। बिल्कुल। अगर लड़ाई कभी भी, ध्यान से समझना, अगर कर्मधारय, अगर लड़ाई कभी भी होती ना किसकी? बहुव्रीहि की, किसी के साथ, चाहे वो द्वंद्व के साथ हो चाहे कर्मधारय के, तो जीतेगा हमेशा कौन? बहुव्रीहि ही जीतेगा। ध्यान रखना, बहुव्रीहि से कोई नहीं जीत सकता। बहुव्रीहि समास सब समासों का राजा कहा जाता है। बहुव्रीहि समास के आगे सब फेल हो जाते हैं, चाहे वो द्वंद्व हो और चाहे वो कर्मधारय हो। अगर दिया है तो आप हमेशा चेक करेंगे, आप हमेशा चेक करेंगे और टिक बहुव्रीहि को ही करेंगे, क्योंकि ये समासों का राजा है भाई, और राजा के सामने तो सब फीके हो जाते हैं। ध्यान रखना, जैसे नील कमल पूछा जाए तो नीला है जो कमल, अर्थात आप सभी जानते हैं इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये तो श्योर है। ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और इसके बाद ये वाला क्या हो गया? कमल क्या हो गया? विशेष्य, यानी ये संज्ञा की तरह आ गया और वो आपका विशेषण यानी एडजेक्टिव की तरह आ गया। बचा हुआ अंतिम समास जिसे तत्पुरुष समास कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपका ये जो टाइम है वो ओवर हो चुका है, 9 बज गया है। अब तत्पुरुष समास को समझेंगे हम कल की क्लास में और मचाएंगे क्या? महासंग्राम। और ध्यान रखना, कल की क्लास सुबह 8 बजे, तैयार रहिएगा। आप सभी को 8 बजे हिंदी की क्लास में आना है। तब आप आओगे तभी शुरू होगी क्लास, मजा तो तभी आएगा। जल्दी से सभी लोग लाइक करना और वीडियो को बहुत दूर तक भेजना। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम, वंदे मातरम।